हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ऑल ऑफ यू अगेन हियर। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे हरियाणा जीके का एक और नया टॉपिक, जिसमें हम अपनी फेमस पर्सनैलिटीज के बारे में पढ़ेंगे। यानी कि हरियाणा में जो भी प्रसिद्ध व्यक्तित्व है उनके बारे में एक एक करके पढ़ेंगे। और इस वीडियो को हम अपनी ट्रिक्स और अंडरस्टैंडिंग के साथ साथ मतलब एक अच्छे तरीके से अच्छी टाइम तक उसको रिमेम्बर रखा जाए, तब हम अपनी ट्रिक्स की हेल्प लेंगे। ठीक है। सो ये वीडियो जो है वो हेल्पफुल रहेगी और स्पेशली डिजाइन की गई है सीईटी, जो हमारा आने वाला है अभी 2025 में। एचटेट, एचएसएससी में जो भी एग्जाम्स हैं, यानी जहां पर हरियाणा जीके एज ए सब्जेक्ट आती है, तो उस उन सभी के लिए ये वीडियो बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेगी। सो इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे सबसे पहले डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज से, यानी कि हमारे कौन कौन से व्यक्तित्व हैं। और जितने भी व्यक्तित्व हैं, इस वीडियो के एंड तक आपको उन सभी के नाम याद हो जाएंगे। तो कितनी ज्यादा है, क्वांटिटी मैटर नहीं करती है अगर आप उसको एक अच्छे तरीके से याद करते हो तो। ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं हमारी ये वीडियो, जिसमें सबसे पहले हम बात करेंगे अपनी कैटेगरीज के बारे में। ठीक है, यानी कि कौन कौन सी कैटेगरीज हमारी हैं। सबसे पहले बात करेंगे हम ऐतिहासिक, यानी कि ऐतिहासिक में हमारे आ जाते हैं जो पुराने टाइम में राजा महाराजा होते थे। वो मतलब इन्होंने कैसे शासन किया, किसमें मतलब कौन आता है और उसके बाद कौन आता है, उसके बाद कौन आता है, यानी कि एक सीरीज चलती है। ठीक है। तो ऐतिहासिक में हम राजाओं के बारे में पढ़ेंगे बेसिकली। उसके बाद हम राजनीतिज्ञ में जो भी फेमस पर्सनैलिटीज हैं वो पढ़ेंगे, यानी जो पॉलिटिशियन वगैरह हैं। ठीक है। उसके बाद हमारे जो समाज सेवी हैं उनसे क्वेश्चंस आएंगे, वो पूछेंगे हम, मतलब वो पढ़ेंगे। उसके बाद सैन्य, यानी कि सेना में जो भी फेमस पर्सनैलिटीज हैं जिन्होंने सेना में काम किया है, उनके बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद विविध, यानी कि जो अलग अलग कैटेगरीज से आते हैं, यानी कि उनके एरियाज जो हैं वो डिफरेंट हैं। ठीक है। तो अभी आपको ये इतने सारे नाम लग रहे होंगे, लेकिन ये इतने सारे नहीं है। जैसे ही आप इनको रीड करोगे, एक अच्छे तरीके से इनको याद रखोगे, ठीक है, तो आप उस चीज को आराम से और इजीली लर्न कर पाओगे। सो हमारे ऐतिहासिक जो नाम है, इतने सारे, ये इतने सारे नहीं है। तो इसके लिए हम एक स्टोरी सुनते हैं, और उस स्टोरी के बिहाफ पर आपको ये चीजें अपने आप याद रह जाएंगी। ठीक है। ओके, तो हम चलते हैं हमारे ऐतिहासिक व्यक्तित्व की स्टोरी के ऊपर। स्टोरी जो है वो आपको एक रियलिटी इमेज करनी है, ठीक है, यानी कि इमेजिन करनी है, और उसके बिहाफ पे आप सारे जो है वो यहाँ से लर्न कर पाएंगे। सबसे पहले बात करते हैं एक पृथ्वी के ऊपर, यानी कि पृथ्वी के ऊपर एक लड़का रहता है। ठीक है, यानी एक बंदा रहता है, और उस बंदे का नाम हम बोल देते हैं जाट। ठीक है। इसका नाम क्या है? जाट। जाट बंदा है कोई, यहाँ ऊपर लिख के चलते हैं हम। एक जाट नाम का बंदा है। ठीक है। और ये कहाँ रहता है? हमारा पृथ्वी के ऊपर। यहाँ तक स्टोरी क्लियर है? यानी पृथ्वी के ऊपर एक जाट नाम का बंदा रहता है, और उसने क्या पाल रखा है? गो, यानी कि गाय। गो पाल रखी है। ठीक है। गो पाल रखी है। लेकिन एक दिन क्या होता है ना, कि लाइफ में अप्स एंड डाउन्स आते रहते हैं। तो इसके पास में ऐसा कुछ भी नहीं था कि ये खुद खा सके या फिर अपनी गाय को कुछ खिला सके। तो ये बहुत ज्यादा अपने आप को अनंग फील कर रहा था, यानी बहुत ही गरीब, या फिर मतलब इसके पास कुछ भी नहीं था। तो ये अपने आप को कैसा फील कर रहा था? अनंग। ठीक है। यानी सब इसको नंग कह कह के चिढ़ाते थे। तो फिर एक मतलब ये बहुत ज्यादा उदास हो गया था, तो इसने सोचा कि मैं इस समस्या से कैसे बाहर आऊं, कैसे गेट रीड करूं इस समस्या से। तो उसने अपनी हेल्प ली अपने काकू की। ठीक है। ये कौन है? इसका काकू। यहाँ पर हम लिखेंगे इसका काकू। ओके। अब इसने काकू की हेल्प ली। काकू ने समझाया कि लाइफ में अप एंड डाउन आते रहते हैं, यानी कि उतार चढ़ाव आते रहते हैं। ऊपर वाले की महिमा पर विश्वास रखो। किस पे विश्वास रखो? ऊपर वाले की महिमा पे। ठीक है। वो क्या करेंगे? तुम्हारी खुशियों का सूरज भी बहुत जल्द लेके आएंगे। यानी कि तुम एक दिन उदास हो सकता है अगले दिन आपको कोई ऐसा मौका मिल जाए, कोई ऐसा बंदा मिल जाए जो आपकी हेल्प कर पाए। ठीक है। तो तुम्हारी खुशियों का सूरज भी आएगा। तो उसको कहीं से अगले ही दिन कहीं से पैसे का अरेंजमेंट हो गया, और उसने क्या कर दिया? अपनी गाय को चारा दे दिया, यानी कि उसको खाने के लिए अपने चारा जो है वो खिला दिया। ठीक है। यानी इसके पास कहीं से पैसे का इंतजाम हो गया था, तो ये बहुत ज्यादा खुश हो गया। हर्ष, यानी कि हर्ष का मतलब क्या होता है? खुशी, उल्लास। ठीक है। तो ये हर्ष यानी कि बहुत ज्यादा खुश हो गया, और ये अपने लिए भी क्या ले आया? कुछ कॉस्ट्यूम ड्रेसेस वगैरह ले आया, जिससे ये मतलब अच्छे से हंसता हुआ अब खाना भी खाता है। ठीक है। टाइम पैसे मिल गए, तो ये क्या हो जाएगा? हसन, यानी कि अब ये हंसता हुआ अपना जीवन व्यतीत कर रहा है। ठीक है। अब खाना भी टाइम पे मिल जाता है। ठीक है। तो अब ये स्टोरी आपको रिमेम्बर करनी है, और अब हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर, तब आप इसको रिलेट करना।
यहाँ से आप देखेंगे, सबसे पहले हमने पढ़ा था कि जो पृथ्वी है, पृथ्वी के ऊपर कौन रहता था? जाट नाम का, जाटवां बंदा, यानी कि बंदा बैरागी। ठीक है, यानी कि पृथ्वी के ऊपर जाटवां और बंदा बैरागी, हमारे तीन नाम हो गए। उसके बाद उसने क्या किया, एक गाय को पाल रखा था, यानी कि गोपाल। यहाँ से हमारा ये नाम क्लियर हो गया। गाय पाल रखी थी। उसके बाद वो क्या हो गया था, मतलब अपने आप को थोड़ा सा गरीब या फिर अनंत महसूस कर रहा था। ठीक है, तो उसने अपने काकू की हेल्प ली, काकू राणा मेवाती। काकू की हेल्प ली। काकू ने बताया कि ऊपर वाले की महिमा पे विश्वास रखो, वो तुम्हारे जो दिन है वो अच्छे लेके आएंगे। ठीक है, तो महिमा, महिपाल, और सूरज, उसकी खुशियों का सूरज भी उगेगा कभी तो ये सूरजमल हो गया। और अगले ही दिन उसको जो पैसे का भी इंतजाम हो गया था, और उसने अपनी गाय को क्या खिला दिया, चारा खिला दिया। वो बहुत ज्यादा खुश हो गया था। ठीक है, यानी कि मेरे अच्छे दिन आ गए। और वो अपने लिए भी कुछ अच्छी ड्रेसेस, खाना वगैरह लेके आया। तो वो क्या हो गया, अपने आप को मतलब हंसता हुआ अब जीवन व्यतीत कर रहा है, हसन खां मेवाती। ठीक है, तो ये सारे नाम आपको स्टोरी, देखो स्टोरी टेलिंग मेथड बहुत ही अच्छा होता है, जो हम बच्चों के लिए भी यूज करते हैं और बड़ों के लिए भी यूज करते हैं। क्यों यूज करते हैं? ताकि एक माइंड में अच्छा सा मैप बन जाए, ताकि हम चीजों को रिलेट कर पाए कि हाँ, इस कैटेगरी में हमारे ये राजा थे। ठीक है, अब इनके बारे में हम एक एक करके पढ़ेंगे, जिससे आपको याद करने में थोड़ी सी आसानी हो जाएगी। ऐतिहासिक व्यक्तित्व। ठीक है, ओके, यहाँ से स्टार्ट करते हैं हर्षवर्धन से। हर्षवर्धन जो है वो हमारा थानेसर का शासक था। ठीक है, थानेसर का शासक था। थानेसर कहाँ है? अभी फिलहाल में कुरुक्षेत्र में है, यानी कुरुक्षेत्र के अंदर आता है ये। इसने शासन किया था 606 से 647 ईस्वी तक। ठीक है, उसी बीच में 618 ईस्वी में क्या हो गया, नर्मदा नदी पर एक युद्ध हो गया था। ठीक है, कौन सा युद्ध का नाम दिया फिर इसको? नर्मदा का युद्ध। ठीक है, अब इसकी स्टोरी थोड़ी सी जान लेते हैं, ताकि फिर से एक मैप बन सके हमारे माइंड में। ये इंडिया है, यहाँ पर हमारा चालुक्य वंश चल रहा था, जब नॉर्थ में हमारा ये हमारा हर्षवर्धन शासित कर रहा था। ठीक है, तो यहाँ पर हर्षवर्धन था, और यहाँ पर हमारा चालुक्य वंश का पुलकेशिन द्वितीय था। ठीक है, पीडी, पुलकेशिन द्वितीय। और आपको पता है बीच में एक रिवर पड़ती है, हमारी नर्मदा रिवर। ठीक है, अब ये हर्षवर्धन क्या कर रहा था ना, साउथ में आ रहा था अपने अभियान करने के लिए, दक्षिण अभियान। अभियान क्या होता था उस टाइम पे, यानी कि उस, अगर वहां पर आप जीत जाते हैं युद्ध में, तो वो एरिया आपका हो जाता था। ठीक है, तो हर्षवर्धन अपने इस मकसद से आ रहा था, लेकिन पुलकेशिन द्वितीय उस समय बहुत ही मतलब महान योद्धा था। इसने इसी नदी के ऊपर इसको पकड़ लिया, और यहाँ पर इसको जो है वो हरा दिया। कौन से युद्ध में? नर्मदा के युद्ध में। ठीक है, आई होप कि आपको ये स्टोरी क्लियर है। 618 ईस्वी में नर्मदा का युद्ध में चालुक्य वंश के पुलकेशिन द्वितीय की जीत हो गई थी, क्योंकि पुलकेशिन द्वितीय एक अच्छा सम्राट था। जो हर्षवर्धन था वो प्रसिद्ध लेखक था और प्रसिद्ध विद्वान भी था। ठीक है, तो वो प्रसिद्ध था, तो आप देखो जो एनआरपी, यानी कि ये क्या है, उनकी बुक्स हैं, एनआरपी। ठीक है, एक आपने देखा सुना होगा, यानी कि एमआरपी। एम आर पी, इसका मतलब क्या होता है? मैक्सिमम रिटेल प्राइस। ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या है हमारा? एन आर पी। हर्षवर्धन इतनी पुस्तकें लिखता था कि वो अपनी बुक्स को एनआरपी, यानी कि नॉमिनल रिटेल प्राइस पे क्या करता था, सेल करता था, यानी बेच देता था। ठीक है, एन से हमारी क्या हो जाएगी, हमारी नागानंद। ठीक है, एन से हमारा नागानंद। आर से हमारी हो जाएगी रत्नावली। और उसके बाद पी से हमारी हो जाएगी प्रिय दर्शिका। प्रिय दर्शिका। ओके, तो ये तीन पुस्तक आपको इसकी रिमेम्बर करनी है। और एक यहाँ पर बुक है हमारी हर्ष चरित्र। देखो हर्ष आ रहा है इसमें, लेकिन ये हर्षवर्धन ने नहीं लिखी है। ठीक है, हर्ष ने नहीं लिखी है, इसका मतलब जो दिखता है वो होता नहीं है, और जो होता है वो दिखता नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर हर्ष चरित्र पे हम बिल्कुल भी हर्षवर्धन के साथ नहीं जाएंगे, क्योंकि इसमें हर्ष ऑलरेडी आया हुआ है। और हर्ष का चरित्र, यानी कि इसने हर्ष के बारे में ही जीवनी लिखी हुई है। ठीक है, किसने लिखी है? इसका दरबारी कवि था बाण भट्ट। ठीक है, उसके बाद चीनी यात्री आया था इसके दरबार में, जिसका नाम था हेनसांग, यानी हेनसांग किसके दरबार में आता है? हमारा हर्षवर्धन के दरबार में। और एक क्वेश्चन यहाँ से ये भी हो सकता है कि जो हर्षवर्धन है, देखो जिस समय हर्षवर्धन था उसी समय साउथ में हमारा पुलकेशिन द्वितीय था। तो अगर जो हेनसांग है वो हर्षवर्धन के दरबार में आया है, तो वो जेन्युइन है कि वहां पर पुलकेशिन द्वितीय के दरबार में भी गया होगा। ठीक है, तो जो हेनसांग है वो हमारा पुलकेशिन द्वितीय के दरबार में भी गया है, और वो हमारा हर्षवर्धन के दरबार में भी गया है। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं महिपाल की। ठीक है, महिमा अपरंपार थी, तोमर वंश का शासक था ये। उसने गजनवी का उत्तराधिकारी, यानी जो महमूद गजनवी था, उसने यहाँ पर हमारे इंडिया में क्या है, हम इंडियन हिस्ट्री में भी पढ़ते हैं, जो गजनवी आया था यहाँ पर आक्रमण किया था, उसके बाद इसका उत्तराधिकारी मसूद था। ठीक है,
मसूद की मृत्यु के बाद, यानी तब तक तो मसूद ने शासन किया यहाँ पर, इसकी जब मृत्यु हो गई यानी ये मर गया, तो 1043 ईस्वी में क्या हो गया, हांसी और थानेसर में किसने शासन किया, हमारा महिपाल ने। ठीक है। उसके अलावा कई अन्य क्षेत्रों पर भी इसने अधिकार किया यानी कि शासन किया। तो हमें यहाँ से सिर्फ जो बोल्ड लेटर्स हैं वो रिमेम्बर करने हैं, यानी जो हांसी और थानेसर है उस पर किसने शासन किया, हमारा महिपाल ने। ठीक है। सन भी आपको याद करने की जरूरत नहीं है, इतना ज्यादा डीपली कोई नहीं पूछता। ठीक है। उसके बाद है अनंगपाल द्वितीय। अनंगपाल द्वितीय भी हमारा तोमर वंश का शासक था। इसकी राजधानी जो है वो दिल्ली थी, और इसका जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो हमारा है लौह स्तंभ। ठीक है। यानी कि इसने लौह स्तंभ की स्थापना करवाई थी कहाँ पर, दिल्ली में, क्योंकि इसने राजधानी दिल्ली को बनाया था। तो दिल्ली में इसने लौह स्तंभ की स्थापना करवाई, और साथ ही इसने सूरज कुंड का निर्माण भी करवाया। अनंगताल सरोवर जो है वो इस लौह स्तंभ के पास ही बनवाया था इसने, तो इसमें तो इसका नाम ही आ गया, तो इसके चांस बहुत कम हो जाते हैं, और अगर आता है तो हमें नाम से रिलेट करना है। तो अनंगताल जो सरोवर है वो हमारा लौह स्तंभ में, जो दिल्ली में लौह स्तंभ है उसके पास ही हमारा अनंगताल सरोवर है। ठीक है। तो इन सब का निर्माण किसने करवाया, हमारे अनंगपाल द्वितीय ने। उसके बाद बात करते हैं पृथ्वीराज चौहान की। पृथ्वीराज चौहान मोस्ट इंपोर्टेंट है यहाँ से, पृथ्वीराज चौहान, हर्षवर्धन, और यहाँ से हमारा हो जाता है सूरजमल। ठीक है। ओके। यहाँ से अब हम बात करते हैं पृथ्वीराज चौहान की। इसको जो और नाम से पुकारा जाता है दैट इज राम पिथोरा, पृथ्वीराज तृतीय और हिंदू सम्राट। ठीक है। राम पिथोरा इज मोर फेमस, पृथ्वीराज तृतीय और उसके बाद हिंदू सम्राट। ठीक है। इसके बाद आता है चंद्र बरदाई ने एक पुस्तक लिखी है पृथ्वीराज रासो। ये पृथ्वीराज रासो किसके बारे में है? ये पृथ्वीराज चौहान की जो भी, मतलब इसने जो जहां जहां युद्ध किए, जिस जिससे युद्ध किया, या फिर इसके जीवन में जो जो घटनाएं हुई उन सबको इसने इसमें संजो के रखा है, और इसको क्या बोलते हैं, हिंदी का पहला महाकाव्य। यानी कि इससे पहले कोई भी हिंदी का जो बुक है, यानी कि हिंदी का महाकाव्य नहीं लिखा गया था। तो हिंदी का सबसे पहला महाकाव्य कौन सा है, हमारा पृथ्वीराज रासो। और पृथ्वीराज रासो किसने लिखी है, चंद्र बरदाई ने। अब अगर ये हिंदी का पहला महाकाव्य है तो ये भी तो हिंदी का पहला महाकवि हुआ ना। ठीक है। तो यहाँ से ये दो क्वेश्चन आपको याद रखने हैं। उसके बाद इसने शासन किया पृथ्वीराज चौहान ने 1178 से 1192 तक। 1192 में हमारा तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ था। ठीक है। जिसने क्या कर दिया था, हमारा जो गोरी था, मोहम्मद गोरी ने इसको हरा दिया था। ठीक है। इससे पहले हमारा तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था 1191 ईस्वी में, उसमें जो हमारा मोहम्मद गोरी है वो हार गया था क्योंकि पृथ्वीराज चौहान ने उसको हरा दिया था। ठीक है। सेकेंड टाइम उसके साथ दगाबाजी हुई थी। अगर आपने इंडियन हिस्ट्री पढ़ी है तो आपको पता होगा। इस वीडियो को हम ज्यादा लंबी नहीं बनाएंगे क्योंकि हमें हरियाणा का पॉइंट ऑफ व्यू देखना है यहाँ पे। ठीक है। तो जो पृथ्वीराज चौहान है उसका शासनकाल है 1178 से 1192, और 1192 में मोहम्मद गोरी ने क्या कर दिया था, इसको हरा दिया था। ठीक है। तराइन के द्वितीय युद्ध में। उसके बाद हम बात करते हैं जाटवा की। जाटवा ने हांसी और हिसार के सेनानायक की भूमिका निभाई, यानी एक सेना का प्रमुख हुआ करता था ये। ठीक है। हांसी और हिसार में। उसके बाद है हसन खां मेवाती। अब देखो मेवाती है तो ऑब्वियसली इसने मेवात में, मतलब वहां पे शासन किया होगा। 1526 ईस्वी में पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था। ठीक है। पानीपत के प्रथम युद्ध किसके बीच में हुआ था, हमारा बाबर और लोदी के बीच में। ठीक है। इब्राहिम लोदी। तो इस युद्ध से पहले जो हसन खां मेवाती था वो लोदियों के अंडर में था। ठीक है। यानी कि इनके नीचे काम करता था। लेकिन जैसे ही लोदी युद्ध में मारा गया, यानी इब्राहिम लोदी, तो इसने अपने आप को मेवात का स्वतंत्र शासक घोषित कर दिया। ठीक है। यानी कि मेवात को लेके ये अलग हो गया। और 1527 ईस्वी में, 26 में तो इसने शासन शुरू किया था, और 27 में अगले ही साल क्या कर दिया, बाबर ने इसको भी एक युद्ध में मार दिया था। ठीक है। उसके बाद बात करते हैं हमारा मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक दैट इज सूरजमल। सूरजमल जो है इसका जन्म हुआ था 1707 ईस्वी में भरतपुर में। अब भरतपुर कहाँ है, भरतपुर हमारा जो साउथ हरियाणा है, जहाँ पर हमारी साउथ डिस्ट्रिक्ट लगते हैं, जहाँ पर गुड़गांव, रेवाड़ी, फरीदाबाद, नूह, मेवात, मतलब ये वाला जो हिस्सा है, इसके हिस्से को क्या बोला जाता था पहले, भरतपुर। अब ये 1707 ईस्वी में जो इंडिया है, इंडिया में किसका शासन चल रहा था, औरंगजेब का। यानी औरंगजेब की मृत्यु हो गई थी 1707 में। और उसके बाद जो उत्तर भारत है, यानी जो हमारा नॉर्दर्न इंडिया है, वहां पर मतलब टुकड़े टुकड़ों में हो गया था वो उसका जो भी साम्राज्य था। ठीक है। यानी कि एक बिखराव की स्थिति आ गई थी मुगलों में। तो उस समय भरतपुर भी क्या कर दिया था, इसका पिता था सूरजमल का बदन सिंह। ठीक है। वो बदन सिंह भरतपुर में राज करने लग गया, यानी उसने इस रेजिमेंट को अपनी तरफ मिला लिया। ठीक है। तो उसी में हमारे जो सूरजमल है उसका जन्म हुआ 1707 ईस्वी में। यह एक बुद्धिमान और बहादुर योद्धा था, और इसको जाटों का अफलातून कहते थे। ठीक है। जाटों का अफलातून या फिर जाटों का प्लेटो किसको कहा जाता है, सूरजमल को।
1756 से 63 में जाटों का नेतृत्व किया और 25 दिसंबर 1764 को हिंडन नदी के तट पर छल से मारा गया। ठीक है, वैसे तो ये मर नहीं सकता था क्योंकि ये बहुत ज्यादा बहादुर था, मतलब ये एक अच्छा योद्धा था, सम्राट था। ठीक है, तो इसको छल से मारा गया, किसको? सूरजमल को। उसके बाद बात करते हैं हम बंदा बैरागी। बंदा बैरागी, इसका वास्तविक नाम जो है वो लक्ष्मण देव था। लक्ष्मण देव था। गुरु बख्श सिंह, इसको किसने कहा था, मतलब इसका नाम गुरु बख्श सिंह रखा था, जो सिखों के 10वें गुरु थे, गुरु गोविंद सिंह। ये गुरु गोविंद सिंह से साउथ, मतलब जो हमारा नीचे वाला इंडिया है, यहाँ पर मिले थे ये गुरु गोविंद सिंह से। ठीक है, जो बंदा बैरागी है वो यहाँ पर मिले और उनसे प्रेरित होके ये यहाँ पर आ गए थे हमारे हरियाणा में, और सोनीपत में क्या करने लग गए थे, यानी सोनीपत में इन्होंने अपना मुख्यालय बना दिया। ठीक है, उसके बाद वहां जब स्थिति अच्छी नहीं रही, यानी किसी ने नियंत्रण किया, तो ये कहाँ चले गए, सरहिंद की तरफ मूव किया। और उसके बाद जब सरहिंद की भी स्थिति अनियंत्रित हो गई, तो वो यमुना नगर के लोहगढ़ में अपना ठिकाना बनाया, और उसके बाद भी मुगलों ने इसका पीछा नहीं छोड़ा और इसकी मृत्यु कर दी थी। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं हमारे, बंदा बैरागी हो गया है, उसके बाद हम बात करते हैं काकू राणा मेवाती। ठीक है, काकू राणा मेवाती है तो मेवात का शासक है, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन बलबन के साथ जो विरुद्ध, मतलब युद्ध किया था, ये गुरिल्ला युद्ध करता था। ठीक है, कैसा युद्ध करता था? गुरिल्ला। गुरिल्ला युद्ध कैसे होता है? गुरिल्ला युद्ध वैसे होता है, मतलब अपने आप मार के और छुप जाना। ठीक है, यानी कि वहां पर मेवात में पेड़ वगैरह बहुत ज्यादा थे, तो खुद तो ये आक्रमण कर देता था, यानी वार कर देता था, लेकिन जब बलबन के सैनिक या फिर बलबन करता था, तो ये छुप जाता था, छुप छुप के वार करता था। ठीक है, जो बलबन है, बलबन की नाक में दम कर रखा था किसने? काकूराना ने। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं गोपाल सिंह की। बल्लभगढ़ की जाट रियासत के संस्थापक है। वैसे इतना इंपॉर्टेंट नहीं है ये, लेकिन फिर भी हमने यहाँ पर नोट कर लिया है। उसके बाद बात करते हैं हमारे नेक्स्ट राजनीतिज्ञ, यानी जो भी पॉलिटिक्स वगैरह है उसके बारे में बात करेंगे। उसके लिए भी एक छोटी सी स्टोरी आपको रिमेम्बर करनी है, जिससे नाम अच्छे से याद हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर दो लड़कियां हैं, एक का नाम है सुचेता, किसी का भी मान सकते हैं हम इसका मान लेते हैं, और एक का नाम है सुषमा। ठीक है, दो लड़कियां हैं, एक का नाम है सुचेता और एक का नाम है सुषमा। अब इनकी किसी फ्रेंड की क्या है, शादी है। ये देखो यहाँ पे शादी का मंडप है। ठीक है, शादी है, और ये क्या कह रही है इससे, कि हमें शादी में चलना है, और गुप्त तरीके से बातें कर रही है कि हमें क्या क्या पहन के जाना है, किससे, मतलब किसके साथ जाना है, कब जाना है, क्या लेके जाना है। ठीक है, यही सब डिस्कशन कर रही है ये। तो इनका नाम क्या है, एक का सुचेता है और एक का सुषमा है। अब सुषमा कह रही है कि नहीं, मेरे तो फैमिली वाले बहुत स्ट्रिक्ट है, वो हमें जाने नहीं देंगे, मतलब वहां पे लेट हो जाएंगे हम। तो सुचेता कह रही है नहीं, चंद्रमा के निकलने से हम पहले ही आ जाएंगे। ठीक है, क्या कह रही है, चंद्रमा के निकलने से हम पहले ही आ जाएंगे, लेकिन गुप्त तरीके से बात कर रही है ये। ठीक है, ठीक है, यहाँ पर शादी है इसकी। उसके बाद ये कह रही है ठीक है, ये इसको मतलब राजी कर लेती है, मना लेती है कि चलते हैं, लेकिन हम लेके क्या जाएंगे शादी में? तो ये कह रही है कि एक तो बांसुरी लेके जाएंगे। ठीक है, क्या लेके जाएंगे? बांसुरी, यानी कि बंसी। क्या लेके जाएंगे? बंसी। उसके बाद एक हम लेके जाएंगे फ्लावर पोट, यानी कि गुलजार। गुल मतलब कि फूल। ठीक है, और हम लेके जाएंगे गुलजार। तो ऐसे ही करके ये क्या होगी, शादी अटेंड करके आ चुकी हैं, और ये बहुत ज्यादा खुश हो गई है कि यस, मैंने शादी अटेंड कर ली है। अब इससे आपको याद रखना है, देखो एक तो यहाँ से सुचेता, सुषमा, उसके बाद ये शादी हो रही थी इसकी किसी फ्रेंड की, चंद्रमा, यानी कि यहाँ से हम चंद्रभान। ठीक है, गुप्त, यहाँ से बंसीलाल, और ये गुलजारी लाल नंदा। बाकी आप अब नाम इसको अच्छे से रिलेट कर पाएंगे। ठीक है, तो चलते हैं अब इसको थ्योरेटिकल करने के लिए। थ्योरेटिकल अगर आप देखेंगे, तो यहाँ पर हमें क्या दिखता है, शादीलाल, शादी हो रही थी ना वहां पे, सर शादीलाल, गुलजार, यानी कि गुलजार लेके गए थे वो। सबसे पहले हम स्टार्टिंग से ही बात कर लेते हैं, सुचेता थी और एक हमारी क्या थी, सुषमा थी। ठीक है, दोनों का नाम, वो गुप्त तरीके से बातें कर रही थी कि चंद्रमा के निकलने से पहले ही हम आ जाएंगे। ठीक है, चंद्रभान गुप्ता। उसके बाद हमने देखा था कि वो शादी के लिए बात कर रही थी, गुलजार लेके जाएंगी और बंसी भी लेके जाएंगी। ठीक है, बंसी लेके जाएंगी, गुलजार लेके जाएंगी, वो कह रही है किस किस को लेके जाना है। ठीक है, चंद्रमा के निकलने से पहले आ जाएंगे,
उसके बाद अरविंद केजरीवाल तो हमें वैसे ही याद रह जाएगा क्योंकि ये अभी करंट में है। ठीक है, अरविंद केजरीवाल अभी हमारे दिल्ली के क्या है, प्रधानमंत्री हैं। ठीक है, तो अब बात करते हैं एक एक इनके बारे में। सबसे पहले बात करेंगे शादीलाल। शादीलाल देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है हमारी। अब शादी में हमें रेवड़ी तो मिलती ही है। ठीक है, तो ये कहाँ से बिलोंग करते हैं, हमें रेवाड़ी से। ठीक है, 1909 में ब्रिटिश सरकार ने इनको राय बहादुर की उपाधि दी थी। देखो सन देख रहे हो कौन सा है, हमारे आजादी के पहले का, 1909 में ब्रिटिश सरकार ने इन्हें राय बहादुर की उपाधि दी थी। ये लॉ एंड लेजिस्लेटिव डिपार्टमेंट से, यानी कि इन्होंने कानून की पढ़ाई पढ़ी थी उस समय पे। ठीक है, 1910 में पंजाब विधानसभा के सदस्य भी चुने गए ये। ठीक है, 1913 में पंजाब हाई कोर्ट, यानी जो अभी हमारा भी है पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट, तो उस समय पे ये 1913 में क्या रह चुके हैं वहां पे, चीफ जस्टिस, तो मुख्य न्यायाधीश नियुक्त होने वाले प्रथम भारतीय थे। तो सर शादीलाल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये वाला क्वेश्चन यहाँ से आपको याद रखना है। मुख्य न्यायाधीश थे जो प्रथम भारतीय भी थे। उस समय और कोई भारतीय किसी भी जो हाई कोर्ट है उसमें नियुक्त नहीं हुए थे। ठीक है, उसके बाद गुलजारी लाल नंदा। जो गुलजारी लाल नंदा है ये सियालकोट पाकिस्तान में पड़ता है, वहां पर इनका जन्म हुआ था। लेकिन ये जो हरियाणा में मतलब इनकी क्या पर्सनैलिटी है उसके बारे में अगर बात करें, तो ये जो कैथल एरिया है वहां से लोकसभा में निर्वाचित हुए थे। ठीक है, कैथल से। उसके बाद 1963 में ये केंद्रीय गृह मंत्री रहे हैं। 1964 को जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु के बाद, यानी 1964। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू उस समय पे क्या थे, हमारे प्रधानमंत्री थे। और उनकी मृत्यु के बाद मतलब जो हमारे भारत के प्रथम कार्यवाहक प्रधानमंत्री बने हैं वो कौन बना है, हमारा ये जो गुलजारीलाल नंदा है। ठीक है, भारत के प्रथम कार्यवाहक प्रधानमंत्री। उसके बाद 1966 को भी जो हमारा प्राइम मिनिस्टर लाल बहादुर शास्त्री थे, उनकी मृत्यु के बाद भी इनको अंतरिम प्रधानमंत्री जो है वो बनाया गया था, गुलजारीलाल नंदा को। 1967 देखो, 1966 तो आप ऐसे याद रख सकते हो कि हरियाणा उसमें बना ही था। ठीक है, तो ये उस समय पे क्या हो गए थे, जो अंतरिम प्रधानमंत्री है उसकी भूमिका निभाते हैं। यानी जब प्रधानमंत्री नहीं होता है तो कुछ टाइम के लिए उसको जो है वो काम सौंप दिया जाता है। 1967 यानी अगले ही साल कैथल लोकसभा से ये निर्वाचित हो गए थे, और उससे अगले साल इन्होंने कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड की स्थापना की थी। ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये भी दो क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 1968 में कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड की स्थापना की थी। 1977 में इनके अतुलनीय, यानी कि बहुत ज्यादा, इतनी देख रहे हो ना कितनी सारी इनकी मतलब पर्सनैलिटी है यहाँ पर, किस किस रूप में ये उभर के आए हैं। तो इसी को देखते हुए इन्होंने क्या किया, यानी इन्होंने बहुत ज्यादा सेवा की है देश की, तो इसीलिए इनको भारत रत्न जो कि सर्वोच्च पुरस्कार होता है भारत का, उससे सम्मानित किया, और 1998 में इनकी मृत्यु हो गई। उसके बाद बात करते हैं हम सुचेता कृपलानी की। ठीक है, सुचेता कृपलानी। सुचेता, अब देखो सूचित किसको करना होता है, अम्मा को सूचित करना होता है ना, तो अम्बाला से ये बिलोंग करती हैं। और उसके बाद हम देखेंगे 1946 में संविधान सभा की सदस्य रही हैं ये। 1946 कैबिनेट मिशन आया था, अगर आपने इंडियन जीके पढ़ी है तो। ठीक है, कैबिनेट मिशन आया उस समय पर भी इनकी कितनी ज्यादा अहम भूमिका थी कि ये उस संविधान सभा में थी, प्रेजेंट थी। ठीक है, लोकसभा की 2 बार सदस्य रह चुकी हैं, और 1963 में उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री। ठीक है, यानी बहुत पुराने समय में सबसे पहले जो हमारी वो सूचित सूचित किया जाता है ना किसी भी चीज को, जब कोई भी काम होता है तो क्या हो जाती है, हमारी अम्मा जी। ठीक है, यहाँ से ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अब नेक्स्ट बात करते हैं लाला चंद्रभान गुप्ता। चंद्रभान गुप्ता जो है वो हमारे रोहतक से बिलोंग करते हैं, लाला चंद्रभान। उसके बाद भारत निर्माण की जो साप्ताहिक पत्रिका है उसका संपादन किया है हमारे लाला चंद्रभान गुप्ता ने। ठीक है, उसके बाद है किशन दास। किशन दास यानी कि ये भी हमारे रोहतक से ही हैं, और 2 बार रोहतक नगर पालिका के अध्यक्ष रह चुके हैं। 1976 में राष्ट्रपति द्वारा पद्मश्री से सम्मानित किए जा चुके हैं। बंसीलाल, यहाँ से इंपॉर्टेंट कौन से हैं हमारे, वो एक बार नोट कर सकते हो आप कि यहाँ से हमारा सर शादीलाल गुलजारी लाल नंदा, जो कि इंडिया से था भी नहीं। ठीक है, पाकिस्तान में इसका जन्म हुआ था, लेकिन उस समय हमारा इंडिया पाकिस्तान था भी तो नहीं ना। ठीक है, उसके बाद है सुचेता कृपलानी, आपको याद रखनी है, ये प्रथम महिला थी ना जो मतलब कहीं की हमारी मुख्यमंत्री बनी थी। ठीक है, उसके बाद हमारा बंसीलाल इंपॉर्टेंट है। उसके बाद चंद्रावती, सुषमा स्वराज, और अरविंद केजरीवाल भी इम्पोर्टेंट ही है। ठीक है, यानी एक दो को आप
इग्नोर कर सकते हो, बाकी मोस्ट ऑफ द टॉपिक आपको कवर करने पड़ेंगे। हम कहाँ थे, किशन दास हमने पढ़ लिया था। अब बात करते हैं बंसीलाल की। बंसीलाल भिवानी से, ठीक है, माता भवानी से याद रख सकते हो कि वो क्या करने, मतलब बंसी बजाने वाली, ठीक है। उसके बाद आधुनिक हरियाणा के निर्माता किसको बोला जाता है, बंसीलाल को। बंसी कौन बजाता है, कृष्ण जी बजाते हैं, तो ऊपर वाला ही तो निर्माण करेगा ना हमारे हरियाणा का भी, ठीक है। तो आधुनिक हरियाणा के निर्माता कौन हो जाएंगे, बंसीलाल। विधानसभा के 7 बार सदस्य रह चुके हैं ये, ठीक है। और उसके बाद जो देश के रक्षा मंत्री हैं, यानी कि सेंटर की उसमें, ठीक है, कैबिनेट में भी अपना स्थान जो है वो फिक्स कर चुके हैं। 1984 में रेल मंत्री, 1986 में परिवहन मंत्री। यहाँ से देखो 2-2 साल का डिफरेंस है, ठीक है। 1968, 72, 86 और उसके बाद यहाँ पर गैप आ जाता है 96 में 4 बार हरियाणा के मुख्यमंत्री। यानी आप देखेंगे कि 1966 में तो क्या था, हरियाणा की फॉर्मेशन ही थी 1966 में, ठीक है। उसके 2 साल बाद, यानी कि लगभग ये तीसरे हमारे मुख्यमंत्री थे जो कि बंसीलाल थे, ठीक है। 1968 से शुरू होके उसके बाद आप अगर टाइम देखेंगे तो यहाँ पर अगले ही साल, और उसके बाद अगर आप देखेंगे तो 72 से 86 कितना हो जाएगा हमारा, टाइम ज्यादा हो जाएगा ये तो, ठीक है। तो यहाँ से आप देखेंगे कि ये 4 बार हरियाणा के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। जो बोल्ड लेटर कर रखे हैं मैंने वो आपको याद रखने हैं एज इट इज। 1996 में हरियाणा विकास पार्टी का गठन किया, मोस्ट इंपोर्टेंट है, ठीक है। हरियाणा विकास पार्टी का गठन किया इन्होंने, किसने, बंसीलाल ने। और 2006 में इनकी मृत्यु हो गई थी। ओके, नेक्स्ट हम पढ़ते हैं चंद्रावती। चंद्रावती चरखी दादरी से बिलोंग करती है। डिस्ट्रिक्ट लर्न करने में तो कोई भी दिक्कत नहीं है ना। बंसी माता भवानी के नाम से, किशन दास, किशन, ठीक है, यानी कि किसको, रोहतक जो रो रहा है उसी को दे दो, ठीक है। उसके बाद लाला चंद्र भान गुप्ता। उसके बाद सुचेता, सूचित किसको करेंगे, अंबाजी, अम्मा जी को। गुलजारी लाल नंदा हमारा सियालकोट से, कैथल लोकसभा से निर्वाचित थे। और शादी में क्या मिलती है हमें, रेवड़ी मिलती है रेवाड़ी से, ठीक है। चंद्रावती जो है वो चरखी दादरी से थी। भारत की प्रथम महिला थी किस चीज में, जिन्होंने कानूनी शिक्षा ली थी, ठीक है, प्रथम महिला जिसने कानूनी शिक्षा ली थी। और एक कानून से रिलेटेड हमने कौन भी पढ़े हैं, सर शादीलाल, ठीक है। कानूनी शिक्षा ग्रहण की, भारत की प्रथम महिला उपराज्यपाल रही हैं ये, तथा हरियाणा की पहली महिला विधानसभा सदस्य, ठीक है। यानी कि जो विधानसभा में सबसे पहली जो कोई भी महिला एंट्री करके गई थी तो वो कौन थी, हमारी चंद्रावती थी, ठीक है। 1990 से 1991 तक पुदुचेरी की लेफ्टिनेंट गवर्नर रही। 15 नवंबर 2020 को इनका देहांत हो गया था। उसके बाद बात करते हैं सुषमा स्वराज की। सुषमा स्वराज जो है वो अंबाला कैंट से बिलोंग करती हैं। और ये 7 बार सांसद यानी कि संसद में, पार्लियामेंट में जा चुकी हैं। 3 बार हमारी विधायक यानी कि हरियाणा की विधानसभा में। सबसे कम उम्र की कैबिनेट मंत्री रही हैं। ये कौन से मंत्री थी, श्रम एवं रोजगार मंत्री। देखो इन्होंने मेहनत की होगी रोजगार में, तभी तो ये वहां तक पहुंची है। 7 बार, सात और संसद दोनों ही से शुरू हो रहे हैं, सात एंड संसद, 7 बार संसद में और 3 बार विधानसभा में, ठीक है। सबसे कम उम्र की कैबिनेट मंत्री बनी है ये श्रम एवं रोजगार मंत्री। 1998 में दिल्ली की प्रथम महिला मुख्यमंत्री भी बनी है ये, ठीक है। देखो दिल्ली में एक तो हमारी सुषमा स्वराज गई है और अगली बार ये अरविंद केजरीवाल। 1996 में 13 दिन की सरकार बनी थी, उसमें भी ये क्या रह चुकी है, हमारी केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री। उसके बाद 1998 में जब दोबारा दूसरी सरकार बनी तो तब भी इनको यही जो है वो मंत्रालय मिला था, केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री, 2000 में भी, ठीक है। तो यहाँ से आप सन याद रखेंगे, 1996, 1998 और 2000 में केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री के इनको जो है पदवी मिली थी। 2003, 2004 में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री। उसके बाद अगली सरकार 2009 में लोकसभा में विपक्ष की नेता बनी थी, ठीक है, यानी कि इनकी सरकार नहीं बनी होगी। उसके बाद 2014 से 2019 में मोदी सरकार की सरकार आ गई थी, तो उसमें भी इनको विदेश मंत्री का पद मिला था, ठीक है। 6 अगस्त 2019 में इनकी मृत्यु हो गई थी, तो ये अभी प्रेजेंट की बात है, तो ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है। 6 अगस्त 2019। उसके बाद बात करते हैं अरविंद केजरीवाल, जो कि वेल एजुकेटेड है हमारे, हरियाणा से, हिसार से बिलोंग करते हैं, सिवानी कोई कस्बा है वहां पे। आईआईटी खड़गपुर से इन्होंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग की, आईआईटी जेई क्वालिफाई, ठीक है। सिविल सर्विस एग्जामिनेशन को इन्होंने कवर क्वालिफाई किया और फरवरी 2006 में, ठीक है। उसके बाद 2012 में इन्होंने यहाँ से रिजाइन देके
आम आदमी पार्टी की जो है वो सरकार का आम आदमी पार्टी का गठन कर दिया। परिवर्तन नामक एक सामाजिक संगठन की नींव रखी थी इन्होंने। उसके बाद सूचना का जो राइट टू इंफॉर्मेशन, ठीक है, जो सूचना का अधिकार है उसके लिए इन्होंने संघर्ष किया था। 26 जनवरी 2012 को आम आदमी पार्टी का गठन किया और उसी समय इन्होंने क्या किया था, इस पोस्ट से इन्होंने रिजाइन दिया था। आई होप कि आपको दोनों जो है वो पर्सनैलिटी क्लियर हुई होंगी। तो अभी हम मूव करते हैं हमारी नेक्स्ट वन पे। नेक्स्ट हमारा है विविध पर्सनैलिटी। ठीक है, हमने कितने कैटेगरी में इनको देखा था, अगर आप भूल गए हैं तो हम एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। हमने क्या क्या पढ़ लिया है अब तक। हमने पढ़ लिया है ऐतिहासिक, उसके बाद हमने राजनीतिज्ञ यानी कि जो भी पॉलिटिशियन वगैरह हैं वो पढ़ लिए हैं। अब हम बात करेंगे समाज सेवी, सेना से रिलेटेड या फिर विविध। ठीक है, सबसे पहले हम इनको कवर करेंगे क्योंकि ये इजी भी हैं और बहुत जल्दी हो भी जाएंगे। उसके बाद हम एक एक करके इन दोनों को पढ़ेंगे जो कि बहुत ज्यादा इजी है। आपको सिर्फ राजनीतिज्ञ वाले में ही थोड़ा दिमाग लगाना है, बाकी तो सब इजी ही है। ठीक है, ऐतिहासिक, राजनीतिज्ञ, यहाँ से हम विविध की बात करेंगे। अब वीडियो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। यहाँ से आप देखेंगे पंडित बस्तीराम। सबसे पहले हम इस कॉलम को रिवाइज करने वाले हैं यानी लर्न करने वाले हैं जिले को लेकर। ठीक है, बस्ती। अब बस्ती में आप देखो ये रिलेट करते हैं आर्य समाज से बस्तीराम। और जो जो भी आर्य समाज का उपदेशक है यानी कि उसके बारे में उपदेश देगा, उसके बारे में अवेयरनेस फैलाएगा, तो वो किसी महल में तो रहेगा नहीं, वो कहाँ रहेगा, हमारी बस्ती में ही रहेगा। ठीक है, राम राम मतलब बोलना एक क्या बोलता है, मतलब एक सामाजिक विकास है। ठीक है, ये कहाँ पर है, हमारा झज्जर में। जर मतलब जर्जर मतलब जिसकी हालत बिल्कुल ही जर्जर हो। ठीक है, वो कहाँ है, हमारे बस्ती में है। ठीक है, और ये क्या करते हैं, आर्य समाज के उपदेश देते हैं। उसके बाद है हर देव सहाय लाल। हर देव यानी कि हर एक देव यानी कि सभी देव, उनका जो भी सार होता है वो क्या होता है, मतलब बहुत ही अच्छा होता है, सबको सुनने का मन करता है, यानी कि एक अट्रैक्शन सी होती है उसके प्रति। ठीक है, तो ये कहाँ से हमारे बिलोंग कर जाएंगे, हमारे हिसार से। ये भी हमारे क्या हैं, समाज सेवी हैं और स्वतंत्रता सेनानी है। उसके बाद है करण सिंह। अब करण का मतलब क्या होता है, हमारे कान। ठीक है, करण का मतलब कान, और ये कान में हम क्या पहनते हैं, सोने के कुंडल, तो ये कहाँ से हो जाएंगे, हमारे सोनीपत। अब बात करते हैं बालाराम लूदेसर। लूदेसर में देखो सर आ रहा है। ठीक है, यानी कि सिरसा। सर से हमारा क्या हो जाएगा, सिरसा। ये भी समाज सेवी है हमारे। यहाँ से करण सिंह जो है वो मोस्ट इंपोर्टेंट है क्योंकि यहाँ पर स्टेट फार्म है हमारा। ठीक है, इसके मालिक है हमारे करण सिंह। उसके बाद है दरिया। दरिया सिंह मलिक। दरिया किस चीज का होता है, हमारा पानी का दरिया होता है। तो दरिया सिंह मलिक कहाँ से बिलोंग करते हैं, पानीपत से। उसके बाद है जगदीश प्रसाद। देखो अगर कोई बच्चा रोता हो या फिर कोई भी हो उसमें, अगर आप उसको प्रसाद दे देते हैं वो भी जगदीश का यानी कि भगवान जी का, तो वो क्या हो जाता है, खुश हो जाता है, हंसने लग जाता है। ठीक है, तो ये किसको दोगे आप प्रसाद, रोहतक यानी कि रो से रोना, रोना। ठीक है, जादूगर शंकर। अब किसी का भी जादू हमारे सर पे चढ़ के बोलता है। ठीक है, तो अगेन सर से हम क्या रिलेट करेंगे, सिरसा। उसके बाद बात करते हैं कल्पना चावला। कल्पना चावला वैसे तो करनाल से बच्चे बच्चे को पता है, लेकिन फिर भी अगर हमारा आउट ऑफ हरियाणा कोई भी स्टूडेंट है तो उसके लिए हम याद रख सकते हैं कि जो कल्पना होती है यानी जो इमेजिनेशन होती है, किस चीज की होती है, कि हमें ये काम करना है, क्या करना है, हमें ये काम करना है, हमें इस चीज की कल्पना है। ठीक है, तो कल्पना मतलब हमें ये काम करना है, यहाँ तक अगर आप देखोगे तो ये क्या है, हमारा करना। उसके बाद है संतोष यादव। संतोष यादव, संतोष आपको कब मिलेगा, खुशी आपको मतलब सेटिस्फेक्शन कब मिलेगी, जब आपको रेवड़ी कोई भी मीठी चीज मिल जाए। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगी, हमारी रेवाड़ी। उसके बाद है शेखर गुप्ता। शेख किसको बोलते हैं, जो सेठ यानी कि एक ऊंची पदवी से रिलेट कर रहे हैं। ठीक है, वैसे तो इसको हम वैसे भी याद रख सकते हैं कि जो पत्रकार हैं, ये पत्रकार पत्रों में यानी कि जो जर्नलिस्ट होते हैं, जो मीडिया में होते हैं, वो क्या करते हैं, पल पल की खबर रखते हैं। ठीक है, तो ये कहाँ से है, हमारे पलवल से। उसके बाद है मानुषी छिल्लर। मानुषी छिल्लर अभी सुर्खियों में रही है, ये रोहतक से बिलोंग करती हैं। ठीक है, मानुषी छिल्लर एक मॉडल है और इन्होंने मिस इंडिया और मिस फेमिना, मिस वर्ल्ड का खिताब जो है वो जीता था। 2017 में फेमिना मिस इंडिया का खिताब जीता, और 2017 में ही जो चीन के एरेना शहर में, उसके बाद उसने मिस वर्ल्ड का खिताब जीता। इससे पहले ये खिताब कौन जीत के आया था, हमारी प्रियंका चोपड़ा। ठीक है, 2000 या 2001, अगर मैं रॉन्ग हूँ तो आप उस चीज को ठीक कर सकते हैं। ठीक है, जहां तक मुझे याद है ये इसी सन में थी प्रियंका चोपड़ा।
ओके, उसके बाद हम बात करते हैं हमारा, सबसे पहले बात करेंगे पंडित जो बस्ती राम है हमारा, वो क्या है, हमारा झज्जर से बिलोंग करता है, ठीक है, आर्य समाज के उपदेशक है। इसके बारे में हमें ऐसी कोई भी जानकारी याद नहीं रखनी है। उसके बाद बात करेंगे हरदेव सहाय लाल। हरदेव सहाय लाल जो है वो हिसार से हैं, ठीक है, यानी कि हरदेव का जो सार होता है, जो मतलब जैसे गीता का सार है, ठीक है, उसी तरीके से। तो ये हिसार से बिलोंग करते हैं, समाज सेवी और स्वतंत्रता सेनानी। इसके बारे में भी ऐसी कोई महत्वपूर्ण जानकारी हमारे पास नहीं है जो हमें याद रखनी है। हाँ, करण सिंह जो है वो सोनीपत से बिलोंग करते हैं, स्टड फार्म के मालिक हैं। और जो सोनीपत में टोहाना है वहां पर इन्होंने स्टड फार्म की स्थापना की है। तो स्टड फार्म को लेके आपको क्वेश्चन जो है वो डायरेक्टली देखने को मिलेगा डेफिनेटली, ठीक है। तो ये क्या है, इसके मालिक कौन है, हमारे करण सिंह है। उसके बाद है बालाराम लुदेसर। बालाराम लुदेसर सिरसा से बिलोंग करते हैं, ये समाज सेवी हैं और भारत सरकार व हरियाणा सरकार द्वारा ताम्रपत्र व पेंशन से सम्मानित है ये, ठीक है। उसके बाद है दरिया सिंह मलिक। दरिया पानी का होता है, यानी कि पानीपत से बिलोंग करते हैं। और ये जो चंद्रावन हरियाणवी फिल्म थी उसमें खुंडा की भूमिका किसने निभाई है, हमारी दरिया सिंह मलिक ने, ठीक है। प्रथम हरियाणवी फिल्म चंद्रावल में खुंडा की भूमिका निभाई इसने। उसके बाद है जगदीश प्रसाद जो कि रोहतक से बिलोंग करते हैं। ये जर्मनी भाषा की यानी कि लिंग्विस्टिक में जर्मनी आती थी इनको उस समय पे भी। 2005 से 2006 में भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय पर्यटन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है इसको, ठीक है। जादू शंकर जो है ये सिरसा से बिलोंग करते हैं और इनका काम भी जादूगर का है। और इनको लोग क्या कहते हैं, जादूगर सम्राट। उसके बाद बात करते हैं कल्पना चावला की। कल्पना चावला करनाल से बिलोंग करती है, एस्ट्रोनॉट है यानी कि अंतरिक्ष यात्री है। और 16 नवंबर 1997 को इन्होंने कोलंबिया अंतरिक्ष यान, अब कोलंबिया कहाँ पर है हमारा, कोलंबिया हमारा है साउथ अमेरिका, ठीक है, साउथ अमेरिका यानी कि अमेरिका की तरफ से उनके अंतरिक्ष यान से क्या किया, इन्होंने अंतरिक्ष की यात्रा की। और भारतीय मूल की पहली महिला बनी जिन्होंने अंतरिक्ष मतलब कोलंबिया अंतरिक्ष यान से वहां पर अंतरिक्ष की यात्रा की, ठीक है। ये 2 बार गई हैं और दूसरी बार कब गई, 16 जनवरी 2003 को, जिस समय इनकी जो है वो डेथ भी हो गई थी, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं संतोष यादव की। ये रेवाड़ी से बिलोंग करती हैं और पर्वत आरोही हैं ये, ठीक है। एकमात्र ऐसी महिला है जो माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ी है, वो भी लगातार, मई 1992 और अगले साल फिर मई 1993 में। और इन्होंने विजय प्राप्त की है। 2000 में इनको पद्म श्री पुरस्कार भी मिला है। श्रीमती, श्रीमती लगाते हैं ना जो हमारी फीमेल होती है, यानी कि श्रीमती संतोष यादव, तो वहां से आप इसको श्री से याद रखेंगे, ठीक है। पद्म श्री पुरस्कार मिला है इसको। उसके बाद है शेखर गुप्ता। शेखर गुप्ता हमारा जो पत्रकार है, ठीक है। इन्होंने द प्रिंट एक क्या निकाला है, ऑनलाइन न्यूज़पेपर, द प्रिंट। आप इसको सर्च करके एक बार रीड करिएगा क्योंकि ये अभी करंट का है तो आप इसको याद रख सकते हैं, ठीक है। द प्रिंट इन्होंने एक ऑनलाइन वो जो है न्यूज़पेपर निकाला है। वो इसके अलावा वॉक द टॉक में एंकरिंग भी की है इन्होंने। और 2009 में भारत सरकार द्वारा पत्रकारिता के क्षेत्र में इनको पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित भी किया जा चुका है, ठीक है। उसके बाद मानुषी छिल्लर जो कि हम पढ़ चुके हैं, 2017 में फेमिना मिस इंडिया का खिताब जीता है। 2017 में फिर चीन के एरेना शहर में इनको मिस वर्ल्ड का खिताब भी जीता है, ठीक है। उसके बाद हम मूव करते हैं हमारी नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर, जिसमें हम पढ़ेंगे हमारे अगले व्यक्तित्व के बारे में जो कि सेना से रिलेटेड है। अब सेना में किसी इंसान को यानी किसी भी बंदे को कब शामिल किया जाएगा, जब वो थोड़ा सा मतलब बहादुर हो, ठीक है, यानी उसके अंदर कुछ मतलब झेलने की ताकत हो, ठीक है। तो ये भी बहुत ज्यादा इजी हो जाता है हमारे लिए। झेलू यानी कि मैं झेल लूंगा जो भी कष्ट आएंगे सेना में। अब ऐसा तो है नहीं कोई मतलब आरामदायक नौकरी है, तो वहां पर बहुत सारे कष्ट आते रहते हैं, तो ये क्या कह रहा है कि झेलू, मैं झेल लूंगा, ठीक है। उम्र, उम्र एक मतलब कि उमराव होना अंदर से, मतलब एक जुनून होना उस चीज के प्रति। तो उमराव से सेना के प्रति क्या है, उमराव है। जो होशियार होगा ऑब्वियसली उसको क्या रखेंगे, हम अपनी टीम में रखेंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, होशियार सिंह। उसके बाद जो अच्छे मतलब योद्धा होंगे वो विजय भी दिलाएंगे हमें, एडमिरल, इसके तो नाम में ही एडमिरल है, ठीक है, सुनील लांबा। उसके बाद जनरल दलबीर सिंह सुहाग, ये नाम हमें याद रखने हैं, सेना से रिलेटेड है ये, ठीक है। थोड़ा सा इनमें अपने आप में ही एक जज्बा दिख रहा है नाम से ही। छेलूराम जो है वो भिवानी से हैं और जो उमराव सिंह है वो झज्जर से हैं। और जो हमारे ब्रिगेडियर होशियार सिंह है वो सोनीपत से हैं। ब्रिगेडियर होशियार सिंह के नाम से बहादुरगढ़ में एक स्टेशन भी है, मेट्रो स्टेशन,
विजय कुमार भिवानी से हैं, और एडमिरल सुनील लांबा हमारे पलवल से हैं। ठीक है। पलवल यानी कि इसमें जल की वो आ रही है ना हमें, यानी ये जल सेना मतलब भारतीय जल सेना से ये रिलेटेड है। तो जो नील है, जो कपड़ों में देने वाला नील होता है, वो किस में डालते हैं हम, जल में डालते हैं। ठीक है। विभिन्न पदों पर अपनी सेवाएं देते हुए 31 मई 2009 तक जल सेना अध्यक्ष रहे हैं। ये कौन, हमारे सुनील लांबा। ठीक है। जनरल दलबीर सिंह सुहाग की बात करेंगे, ये झज्जर से हैं। देखो दो हमारे झज्जर से हैं यहाँ पर, एक तो हमारा उमराव सिंह और एक हमारा दलबीर सिंह। यू एंड डी कहाँ से, हमारे झज्जर से। ठीक है। उसके बाद पलवल से देखा हमने। अब इनके बारे में एक एक करके रीड करते हैं। जो छेलूराम है वो भिवानी से है, ब्रिटिश इंडियन आर्मी के राजपूताना राइफल की 4थी बटालियन के जवान थे। ये इनका एड्रेस दे रखा है, मतलब ये किस सेना में भर्ती होते हैं। ठीक है। इनकी बटालियन संख्या होती है, और ये कौन सी में थे, हमारे राजपूताना राइफल की जो 4थी बटालियन थी उसके जवान थे। ठीक है। अप्रैल 1943 में जो दूसरा विश्व युद्ध हुआ, उस दौरान ये ट्यूनीशिया में युद्ध करते हुए वीर गति को प्राप्त हुए। उसके बाद मरणोपरांत इनको विक्टोरिया क्रॉस मेडल से सम्मानित किया गया। देखो मरने के बाद मिला है इसको विक्टोरिया क्रॉस मेडल। यही विक्टोरिया क्रॉस मेडल हमारे उमराव सिंह को भी मिला है। देखो दूसरे विश्व युद्ध के दौरान विक्टोरिया क्रॉस मेडल से सम्मानित है ये, और मेडल प्राप्त करने वाले एकमात्र नॉन कमीशन्ड अधिकारी हैं। ठीक है। एक तो ये नॉन कमीशन्ड है, और ऊपर से इनको मरणोपरांत नहीं मिला। आई होप कि आपको दोनों में क्लियरिटी है। ठीक है। जो छेलू राम है वो तो छेल के मर गया था, यानी कि उसको मरने के बाद विक्टोरिया क्रॉस मेडल मिला है। उसके बाद एकमात्र नॉन कमीशन अधिकारी, ठीक है, वो कौन है, हमारे उमराव सिंह। उसके बाद बात करेंगे ब्रिगेडियर होशियार सिंह की। ब्रिगेडियर होशियार सिंह जो है वो 1971 में भारत और पाकिस्तान के युद्ध में अद्वितीय वीरता यानी बहुत अच्छी वीरता के लिए परमवीर चक्र से सम्मानित किए गए, और प्रदेश में एकमात्र परमवीर विजेता, यानी हरियाणा में और किसी को ये मेडल नहीं मिला है। ठीक है। तो जो परमवीर विजेता है वो कौन है, हमारे एकमात्र ब्रिगेडियर होशियार सिंह। और ये युद्ध कब हुआ था, हमारा 1971 में भारत और पाकिस्तान के बीच में। उसके बाद बात करते हैं विजय कुमार की। विजय कुमार भिवानी से रिलेट करते हैं। भारतीय सेना के 24वें प्रमुख बने ये। ठीक है। ये 24वें हैं हमारे, और ये हमारे 26वें अध्यक्ष। ठीक है। भारतीय सेना के 24वें प्रमुख बने। मई 2014 में भारत के विदेश राज्य मंत्री भी बने हैं। ठीक है, विजय कुमार। उसके बाद बात करते हैं एडमिरल सुनील लांबा। भारतीय जल सेना में विभिन्न पदों पर अपनी सेवाएं देते हुए 31 मई 2009 तक जल सेना अध्यक्ष का पदभार संभाला। देखो इसकी तो ट्रिक हम बता चुके हैं। जो जल सेना अध्यक्ष है, यानी जल जो है वो नील से रिलेट करके हम याद रखेंगे। ठीक है। जो अच्छा नील होता है, सुनील, वो क्या हो जाता है, अच्छे से जल में विलीन हो जाता है, यानी कि मिल जाता है। ठीक है। आई नो कि ये थोड़े से सेना से रिलेटेड है, तो अगर आपने इंडिया जी के पढ़ी है तो वैसे ही याद हो जाएंगे ये, और अगर नहीं पढ़ी है तो अगर आप इनको एक या दो बार रीड करते हैं तो ऐसे हमारे माइंड मैप बन जाता है, यानी कि माइंड में छप जाते हैं। ठीक है। फिर उसको आप ऑप्शंस की हेल्प से या फिर वैसे भी अंडरस्टैंडिंग से इनको एलिमिनेट कर सकते हो। ठीक है। उसके बाद बात करते हैं जनरल दलबीर सिंह सुहाग, जो है वो 31 जुलाई 2014 से 31 दिसंबर 2016 तक भारतीय सेना के 26वें अध्यक्ष रहे हैं। ठीक है। 2016, 14 से 16 के बीच। अब बात करते हैं हमारी नेक्स्ट और शायद आखिरी व्यक्तित्व, हमारे समाज सेवी। ठीक है, यस, आखिरी है हमारा। सो अगर आप यहाँ तक आए हैं तो ऑब्वियसली आपका पढ़ने में जुनून तो है ही। लास्ट हमारे हैं समाज सेवी, यानी जो समाज के सेवक हैं। उसमें हमारे चार नाम हैं, सेठ चौधरी छाजूराम, उदय सिंह मान, रामकृष्ण गुप्ता एंड रामदेव। देखो रामदेव तो सबको ही पता है भाई, बच्चे बच्चे को पता है रामदेव के बारे में। रामकृष्ण गुप्ता यानी कि राम और कृष्ण दोनों ही भगवान है, और दोनों ही समाज की सेवा करेंगे, तो ये समाज सेवी तो है। उसके बाद एक उदय आ जाएगा, अगर सभी समाज की सेवा करेंगे और एक दूसरे के साथ यानी कि छा जाएंगे। ठीक है। ये भिवानी से बिलोंग करते हैं हमारे शेख चौधरी छाजूराम। उदय सिंह झज्जर से, और रामकृष्ण गुप्ता जो है वो पंजाब यानी बरनाला से, दादरी से बिलोंग करते हैं। ठीक है। यानी ये पंजाब बरनाला में इनका जन्म हुआ है, और ये बाद में जो है वो चरखी दादरी से रिलेट करते हैं हमारी पर्सनैलिटी के बिहाफ पे। ठीक है। क्योंकि इन्होंने जो दादरी है उसका नाम बदलने में महत्वपूर्ण भूमिका है इनकी। इन्होंने चरखी दादरी का नाम, मतलब पहले डालमिया दादरी था और उसके बाद इन्होंने चरखी दादरी करवाया था। ठीक है। रामदेव जो है वो महेंद्रगढ़ जिले से हमारा बिलोंग करते हैं, सेठ अलीपुर से। ठीक है।
एक एक करके करेंगे। अब सेठ चौधरी छाजूराव, ये हिसार में जाट स्कूल की स्थापना की इन्होंने। देखो ये जाट स्कूल है, ठीक है, और एक जाट शिक्षण संस्थानों का स्वर्ण युग, वो उदय सिंह के उसमें, ठीक है। किसी भी चीज का स्वर्ण युग होता है तो वो क्या कर रहा होता है, उदय कर रहा होता है, यानी कि अभी अभी वो डेवलपमेंट स्टेज में है, ठीक है। तो जो स्वर्ण युग होगा तो उस समय तो क्या हो जाएगा, उदय होगा ही, ठीक है। तो उदय सिंह स्वर्ण युग है जाटों के शिक्षण संस्थानों का। और जाट स्कूल की स्थापना किसने की, हमारी सेठ चौधरी छाजूराव। देखो जो सेठ होगा उसके पास तो पैसे होंगे, और जिसके पास पैसे होंगे वही ऑब्वियसली किसी, मतलब कोई भी अगर संस्था खोलनी है तो वो उसमें पैसे इन्वेस्ट कर सकता है, ठीक है। हिसार में जाट स्कूल की स्थापना की किसने, सेठ चौधरी छाजूराव ने। और जो ब्रिटिश सरकार है उसने इनको सर की उपाधि दी थी। जूट किंग किसको बोलते हैं, सेठ चौधरी छाजूराम को। और जाटों का दानवीर भामाशाह किसको बोलते हैं हम, छाजूराम को। उसके बाद जाट शिक्षण संस्थानों का जो स्वर्ण युग है वो कौन सा हमारे, यानी किसके समय पर हुआ था, उदय सिंह मान के समय में। नेक्स्ट हम बात करते हैं रामकृष्ण गुप्ता की। रामकृष्ण गुप्ता 1955 में डालमिया सीमेंट फैक्ट्री में मजदूर संघ के प्रमुख नेता के रूप में इन्होंने काम किया। यानी उनका जो भी मजदूर संघ था, किसी राइट को लेकर अगर इनको कोई भी चीज की जरूरत होती थी तो उस समय इनका नेतृत्व कौन करता था, हमारा रामकृष्ण गुप्ता। 1957 में लोकसभा में निर्वाचित हुए, ठीक है। और 1960 में दादरी में जो गांधी मेमोरियल एजुकेशन सोसाइटी है उसकी स्थापना इन्होंने की है, ठीक है, गांधी मेमोरियल एजुकेशन की। ये हम बात कर चुके हैं कि जो डालमिया दादरी है उससे उसका नाम बदलकर चरखी दादरी किसने करवाया था, हमारे रामकृष्ण गुप्ता ने। रामदेव के बारे में बात करते हैं तो इनके गुरु का नाम पूछा जाता है जो कि आचार्य बलदेव सिंह है। उसके बाद 6 अगस्त 2006 को दयानंद गांव में पतंजलि योगपीठ ट्रस्ट की शुरुआत की थी इन्होंने, ठीक है। कब की थी, 2006 में। पतंजलि योगपीठ ट्रस्ट पुरस्कार। सो यहाँ तक हमारे क्या हो गए, हमारे समाज सेवी। सो दिस इज ऑल अबाउट फॉर टुडेज वीडियो, जो कि हमने फेमस पर्सनैलिटीज के बारे में पढ़ा है कि हमारे हरियाणा में कितनी कितनी कैटेगरी में कौन कौन जो वो फेमस पर्सनैलिटी है। और आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, और इस वीडियो से जो भी नॉलेज मैं देना चाह रही थी वो आपको मिली है। सो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे और वीडियो का कंटेंट अच्छा लगे तो चैनल को शेयर जरूर कर दीजिएगा, और वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा प्यार दीजिएगा। तब तक के लिए मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड थैंक यू ऑल फॉर द वॉचिंग।